नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेडेस्टल की ओर से। उम्मीद करते हैं आप सब घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और यही हमारी कामना है भगवान से कि आप ठीक रहें। दोस्तों, खास करके जो जेएसएससी, सीजीएल और जैक द्वारा आयोजित झारखंड टेट यानी कि जनरल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रख के आज हम लोग पादप जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पादप जगत के बारे में हम लोग ये देख लेते हैं कि पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है अपुष्पोद्भिद वर्ग जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम, और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद वर्ग जिसको फेंड्रोगेम बोलते हैं। अब आज जो हम लोग देखेंगे वो खास करके अपुष्पोद्भिद वर्ग में से जो विभिन्न सब ग्रुप हैं, खास करके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फिर थैलोफाइटा का जो भाग है सेवाल जिसको कि एल्गी कहा जाता है, कवक यानी फंजी और जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पुष्पोद्भिद वर्ग जो फेंड्रोगेम्स है इसके अंतर्गत इनका भी दो वर्ग है। एक है नग्न बीजी और दूसरा होता है आवृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंग्रेजी नाम में क्रमशः बोला जाता है। और अब जो एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी है इसको भी दो उपवर्ग में बांटा गया है। एक है मोनोकोट, दूसरा है डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आज जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न का जो यहाँ अध्ययन करेंगे वह सिर्फ अपुष्पोद्भिद वर्ग यानी कि क्रिप्टोगेम्स के बारे में देखेंगे। तो आइए अब आज का क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, बी है एक्लर और सी है इवानोव्स्की और डी है आर्थर कॉननबर्ग। तो इसका सही जवाब होगा थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि एक्लर ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था जो कि मैंने अभी इंट्रोडक्टरी में बताया था। पुष्पोद्भिद वर्ग और पुष्पोद्भिद वर्ग में जो बांटा था वो इसका वर्गीकरण जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी एक्लर के द्वारा पादप जगत का वर्गीकरण किया था। इसका तीसरा जो ऑप्शन था वो इवानोव्स्की है जिसने विषाणु की खोज की थी और ये रशियन साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसी कारण इसको विषाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और एक अन्य ऑप्शन जो था वह है आर्थर कॉर्नरबर्ग। तो आर्थर कॉर्नरबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ये इनका काम था। इन चारों ऑप्शन में जो कि सब एक एक प्रश्न बनते हैं, मैंने चारों का विश्लेषण बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस समूह में संवहन उत्तक होता है। आपके ऑप्शन है थैलेफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी इन किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो संवहन उत्तक जो है वो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, बाकी थैलेफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। अब थैलेफाइटा है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय यानी कि थैलस होता है, इसी कारण से इसका वर्ग का नाम पड़ा थैलोफाइटा। अर्थात इनके पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक जैसे जाइलम फ्लोएम का सर्वथा अभाव होता है। और ब्रायोफाइटा एक इसमें है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होता है और इनकी 25,000 से ज्यादा जातियां इसमें सम्मिलित है। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है और इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं और इसी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत स्फेगनम नामक एक मांस आता है जो अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी को सोखने का क्षमता रखता है। स्फेगेनम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है
और स्फेगेनम मास का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो ये ब्रायोफाइटा से जुड़ी हुई जानकारी थी। और ये टेरिडोफाइटा जो कि इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें उपस्थित होता है, और इसका शरीर जो है जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना इसका जो साधारणतः होता है वो राइजोम के रूप में रहता है। इसकी तना जो होती है वो राइजोम के रूप में होती है, और इसमें से फ्लोएम और जाइलेम दोनों पाया जाता है, उपस्थित होता है। अगला सवाल है, शैवाल के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन में है माइकोलॉजी, सी है लाइकेनोलॉजी और डी है वायरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा, शैवाल के अध्ययन को फाइकोनोलॉजी कहा जाता है, जबकि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और लाइकेनोलॉजी यानी लाइकेन के अध्ययन को कहा जाता है। एक जो वायरोलॉजी है इसके अध्ययन को इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे इनसे जुड़ी हुई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शैवाल का उपयोग क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है लेमिनेरिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरेला, तीसरा ऑप्शन है फोरफाइरा, और अंतिम ऑप्शन है क्लोरेला एस्टिबुलेरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरेला का उपयोग क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बनाने में होता है। अब लेमिनेरिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है, जबकि फोरफाइरा का उपयोग भोजन के रूप में होता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और क्लोरेला एस्टिबुलेरिया का जो उपयोग है, इसका उपयोग अनुसंधान कार्य यानी कि रिसर्च वर्क के लिए होता है। तो ये थे इससे जुड़े हुए चारों जो ऑप्शन थे उनकी व्याख्या, जो कि स्वतः क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, कवक में संचित भोजन है काइटिन, बी सैक्रोमाइसेस, सी ग्लाइकोजेन और डी एफ्ला। तो इसका सही आंसर जो होगा, कवक में संचित भोजन को ग्लाइकोजेन के रूप में जाना जाता है, जबकि काइटिन जो होती है इससे कवक का सेलवाल बना होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि एफ्ला जो इसमें से ऑप्शन है डी ऑप्शन, एफ्ला नामक विष कवक से बनता है। यह खुद विष है और जो कि कवक से बनता है। और एक ऑप्शन इसमें से और है सैक्रोमाइसेस। आइए इसके बारे में देख लेते हैं इसका क्या काम है। सैक्रोमाइसेस का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो ये थे इससे जुड़ी हुई चारों जो ऑप्शन थे उनका क्या काम है, जो कि एक एक क्वेश्चन बनेंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दामा किस कवक की देन है? आपके ऑप्शन है एस्पलर्जिलस फ्यूमिगेटस, बी है टीनिया पैडिस, सी है एकेरस स्केबिज, डी है टीनिया कैपेटिस। तो इसका सही आंसर जो होगा, दामा के लिए एस्पलर्जिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक उत्तरदायी होता है, जबकि टीनिया पैडिस से एथलीट फुट होता है। एथलीट फुट टीनिया पैडिस से होता है, और एकेरस इसके बीच से होता है खाज, यानी कि दांत खाज खुजली जो बोलते हैं वो, और टीनिया कैपिटस से होता है गंजापन। तो ये थे इससे जुड़े हुए सभी चीजें। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। इसका कौन सा इंडिकेटर है जो बता देता है कि ये यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है? तो आपके ऑप्शन है कवक, बी शैवाल,
सी लाइकेन और डी विषाणु। तो इसका सही जवाब होगा लाइकेन। लाइकेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है। लाइकेन जो होता है वह ये जो है वो कवक और शैवाल कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस, जिसको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। और इसके अध्ययन को जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। और इनकी आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज ये 3 वर्गों में बांटा गया है। और लाइकेन में प्रजनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें से खास करके जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जहां होता है वहां पर लाइकेन नहीं उपजते हैं। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कवक प्लस शैवाल, ये दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है आर्चिल और लेक्नोरा, बी रोसेला, सी लेबोरिया, इर्वेनिया और रेमेनिला, और जबकि डी ऑप्शन है परमेलिया सेक्सटिलिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्चिल और लेकोनेरा जो है वो ऐसे लाइकेन है जिनसे नीला रंग प्राप्त किया जाता है। जबकि अन्य जो इसमें ऑप्शन है उनका क्या कार्य है वो देख लेते हैं। खास करके लेबोरिया, इरेवेनिया और रेमेनिला ये ऐसे लाइकेन हैं जिनका उपयोग इत्र यानी कि सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने में होता है। जबकि परमेलिया सेक्सटिलिसिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में होता है। मिर्गी की दवा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें से एक अन्य है रोसेला। तो प्रयोगशाला में आपने लिटमस पत्र के बारे में सुना होगा, तो इसी लिटमस पेपर जो होता है वो ये रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस पेपर, ये थे इससे चारों जो ऑप्शन थे उनकी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लाइकेन का प्रयोग दक्षिण भारत में करी बनाने में किया जाता है? करी खाद्य पदार्थ है एक प्रकार का। ऑप्शन है आपके रेंडियर मास या कैलेडोनिया, बी है परमेलिया, सी है आइसलैंड मास, डी है इंडोकार्पन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि परमेलिया नामक लाइकेन का प्रयोग दक्षिण भारत में कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जबकि रेंडियर मास या कैलेडोनिया जो है इसका उपयोग आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में किया जाता है, एज ए फूड। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड मास। तो आइसलैंड मास को स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने के लिए किया जाता है। और इंडोकार्पन लाइकेन का उपयोग सब्जी बनाने के रूप में करते हैं, जापान में खास करके इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, बी है एहरेनबर्ग, सी है इवानोव्स्की, डी है एस बेंजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटोनो नवीन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि एहरेनबर्ग जो कि 1829 में इसने जीवाणु का नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया का नामकरण एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। एक अन्य ऑप्शन है इवानोव्स्की, या इसने विषाणु की खोज करी थी। जबकि चौथा ऑप्शन एस बेंजर जो है, एस बेंजर के द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई थी और इसी के अनुसार जीन की आधुनिक विचारधारा इन्होंने दी थी और इसी के अनुसार इन्होंने जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन, उसके उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन और तब पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन के बारे में बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सेक्सिकॉल्स, बी है कॉर्टिकॉल्स, सी है एनाबीना और डी है नॉस्टॉक।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉर्टिकॉस्को एक ऐसा लाइकेन है जो पेड़ों की छालों पर उगता है, जबकि सेक्सिकॉल्स ऐसा लाइकेन है जो चट्टानों पर उगता है। इस और एनाबीना तथा नॉस्टॉक ये दोनों जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के काम में आते हैं, यानी कि N2 का स्थिरीकरण करते हैं ये दोनों मिलकर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीका की खोज किनके द्वारा संपन्न हुआ था? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, बी डब्ल्यू वाल्टेयर, सी लुईस पास्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। और अन्य जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें रॉबर्ट कोच जो है, तो रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी तथा रोग का जन्म सिद्धांत भी रॉबर्ट कोच के द्वारा ही दिया गया था। जबकि डब्ल्यू वाल्टेयर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गुणसूत्र का नामांकन किया था। ये थे इससे जुड़े हुए ऑप्शंस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं रेट्रो विषाणु, पादप विषाणु, जंतु विषाणु या बैक्टीरियोफेज? तो इसका सही आंसर होगा रेट्रो विषाणु, जिनमें आरएनए एज ए अनुवांशिक पदार्थ होता है। जी हाँ, एक बार फिर देख लेते हैं। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं रेट्रो विषाणु, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज। तो इसका सही आंसर होगा रेट्रो विषाणु। जबकि पादप विषाणु ऐसे होते हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए पाया जाता है, और जंतु विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। जबकि बैक्टीरियोफेज में ये जीवाणु जो है इनमें सिर्फ डीएनए होते हैं। बैक्टीरियोफेज एग्जाम्पल T2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। आपके ऑप्शन है राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम, बी ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, सी है एजोस्पाइरिलम्स, डी है कोलेस्ट्रीडियम। तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के काम में आते हैं। जबकि एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम्स ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो कि स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित नाइट्रोजन के अणुओं का स्थिरीकरण करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें से कोलेस्ट्रीडियम जीवाणु। ये तीनों का फंक्शन है मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, और हवा में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम और ब्रेडीराइजियम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी पता नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन जो था उसके में बताया था। फिर भी टेरिडोफाइटा के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। इस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे के शरीर में जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभेदित होता है। पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणुओं के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, यानी कि जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम सह कोशिकाएं नहीं होती है।
आज इतना ही। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।